हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का, उसका चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स के फंडामेंटल्स वाला चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इसके फ्यू पेजेस, चाहे आपके पास किसी भी ऑथर की बुक हो, उसके फ्यू पेजेस जो है, पहले पेजेस वो थ्योरेटिकल हैं और बच्चे उसको अवॉइड करते हैं ये सोचते हुए कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इतना कर लेंगे। बट जैसे कि आपको पता है कि एमसीक्यूज आएंगे, उसमें प्रिसाइसली वही आंसर देना है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में के साथ रीज़न और उसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए, और उसके साथ साथ असर्शन बेस्ड क्वेश्चन भी हैं जिनके आपको लॉजिकली सही आंसर देने हैं। तो बच्चों, इसलिए आपको ये सारी चीज़ों को, जिसको कि हम फंडामेंटल्स बोलते हैं या बेसिक टर्मिनोलॉजी भी बोल सकते हैं पार्टनरशिप की, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश के पेपर की थकान उतारने के बाद अब आप रेडी हो, फ्रेश हो अकाउंटिंग को दोबारा स्टार्ट करने के लिए, पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके मीनिंग से। बच्चों, इससे पहले कि मैं एक बार आपको फिर याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम बात करेंगे पार्टनरशिप का मीनिंग। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस carried on by all or any of them acting for all. So partnership is a relation between persons. उन दो पर्सन्स के, कुछ पर्सन्स के बीच का ये रिलेशन है जो एग्री किए हैं प्रॉफिट शेयर करने को किसी बिजनेस के, जो कि किसी एक द्वारा या सभी के द्वारा चलाया जाएगा। कोई एक चलाएगा सभी के बिहाफ पे या सभी चलाएंगे एक दूसरे के बिहाफ पे। ठीक है बच्चों, तो अब इससे एक निकल के क्या आ रहा है कि पार्टनरशिप क्या है? इट इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स का। ये तो क्लियर हो गया। ओके, वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे, वो कैरिड ऑन और बाय ऑल, बिजनेस जो होगा पार्टनरशिप का, वो सभी उसको करेंगे या एनी ऑफ देम, कोई एक करेगा सबके बिहाफ पे। तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी है, ये इसका सीक्वेंस है, ये इसका डेफिनेशन है, मीनिंग है। ये स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। हम सबको पता होता है, सभी बच्चों को पता होता है कि पार्टनरशिप क्या है, बट इस तरीके से कोरिलेशन उसको नहीं बना पाते, जिसकी वजह से आपके असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है। तो अब हम आगे बात करेंगे पार्टनर्स कौन है। सो पार्टनर्स कौन होते हैं बच्चों? पार्टनर्स है द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप विद वन अनदर इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स। पार्टनर्स वो पर्सन्स हैं जिन्होंने पार्टनरशिप में एंटर किया है। ठीक है, और इंडिविजुअली एक दूसरे को वो क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। कलेक्टिवली उन सबको क्या बोलेंगे कि वो एक फर्म है। एंड द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड ऑन, और जिस नेम पे बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसको हम बोलेंगे फर्म नेम। ठीक है, फर्म का नाम, जिस नाम से बिजनेस कर रहे हैं, और कलेक्टिवली उसको फर्म बोलेंगे, और इंडिविजुअली उन पर्सन्स को जो किसी बिजनेस को करने के लिए, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए रिलेशनशिप बनाया है, उसको इंडिविजुअली क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, तो ये था पूरा पार्टनरशिप का मीनिंग क्लैरिटी से। कोई भी शंका आपके मन में यदि है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपको। तो यदि आपको मीनिंग क्लियर हो गया है तो हम अगले पेज पे चलते हैं। चलिए, तो बच्चों अगले पेज में अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ पार्टनरशिप। तो बच्चों, नेचर ऑफ पार्टनरशिप में एक है लीगल पॉइंट। माइंडेड लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स सिंस द फर्म्स डेट्स कैन बी पेड फ्रॉम प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स। क्योंकि अगर आपको पता है कि यदि पार्टनर्स के बिजनेस के पैसे कम पड़ जाएं तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है, उनकी प्राइवेट एसेट्स को अटैच कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, ताकि वो लाइबिलिटीज़ को पे कर सकें। ठीक है, इसलिए हम लीगली ये बोल सकते हैं कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स कानून की नज़र में एक ही हैं। एंड इफ फर्म इज नॉट एबल टू पे इट्स लाइबिलिटी, ये तो हमने बता ही दिया। ठीक है, क्योंकि वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी पे चलते हैं तो उनकी तो प्राइवेट एसेट्स भी अटैच कर ली जाएंगी यदि वो अपनी बिजनेस की लाइबिलिटीज पूरी नहीं पे कर पाए बिजनेस के पैसों से। ठीक है बच्चों, चलिए। हाउ एवर पार्टनरशिप इज ए सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग व्यू ऑफ पॉइंट। तो ये एक तरह से ये नेचर ऑफ पार्टनरशिप ही अपने आप में एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बन गया कि क्या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है और जनरली हम पार्टनरशिप को क्या कहते हैं, और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्टनरशिप इज ए सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है।
ठीक है बेटा। तो यहाँ मेंबर्स का मतलब पार्टनर्स, ठीक है, शेयर होल्डर नहीं है, पार्टनर्स की बात हो रही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चा, इसेंशियल फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो उसमें है 2 और मोर पर्सन्स रिक्वायर्ड। 2 और मोर पर्सन्स रिक्वायर्ड क्या है? एक्सेप्ट 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन चाहिए, ये हम सबको पता है, ये कक्षा 11 से आपको पता है ये चीज़। बट वो कौन से नहीं होने चाहिए? अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए, या डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ, किसी लॉ द्वारा डिसक्वालीफाइड नहीं किए गए हों, ठीक है। तो इनके अलावा कोई भी 2 पर्सन क्या होते हैं? वो पार्टनर्स बन सकते हैं। मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स का क्या है बच्चों? कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो कहता है कि 100 पार्टनर्स हो सकते हैं। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब्ड की है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50 एज पर कंपनीज रूल 2014, ठीक है जी। सो अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट हैव मोर देन 50 पार्टनर्स। सो इसलिए पार्टनरशिप जो फर्म है वो 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं रख सकते, ठीक है, 50 मैक्सिमम लिमिट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, माइनर एज ए पार्टनर। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि माइनर को क्या पार्टनर हम रख सकते हैं? क्या माइनर एज ए पार्टनर फर्म में ज्वाइन हो सकता है? माइनर कैन बी अ पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली एंड नॉट फॉर लॉसेज। तो सिंपल इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है पार्टनर अ माइनर मतलब लेस देन एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है जी। वो सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सेदार हो सकता है, लॉसेस में नहीं। तो इसका मतलब वो एक नॉर्मल पार्टनर नहीं है, वो सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सेदार हो सकता है। अ माइनर पार्टनर और बिकमिंग मेजर शुड एक्सेप्ट। एक माइनर पार्टनर जो 18 साल से कम की उम्र का है, जब वो 18 साल का हो जाता है जहां तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा या रिफ्यूज करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन करने के लिए विद इन 6 मंथ, जब वो अपनी एज 18 ईयर्स अटेन कर लेता है। अगर वो उसको नहीं डिसाइड कर पाता या वो नहीं भी बता पाता, लोगों को इन्फॉर्म नहीं करता पार्टनरशिप फर्म में, तब वो सारे एक्शंस के लिए लायबल है, क्योंकि अब वो 18 साल से ऊपर है और अब वो पार्टनर बन गया है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्रीमेंट। सो बच्चों एग्रीमेंट क्या है? देयर शैल बी एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, रिटन या ओरल। रिटन एग्रीमेंट among the partners is known as partnership deed। उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल भी हो सकता है, बट रिटन को प्रिस्क्राइब किया जाता है कि ये हो जाना चाहिए ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट ना अराइज हो। चलो इसके बारे में हम बाद में भी आगे पेजेस में डिस्कस करेंगे। और तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका बिजनेस। अ पार्टनरशिप फर्म इज इस्टेब्लिश फॉर अ लीगल बिजनेस। लीगल बिजनेस जिसको कानून मान्यता देता है। प्रॉफिट शेयरिंग, द एग्रीमेंट बिटवीन या अमंग द पार्टनर्स शुड बी टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। ओके बच्चों, तो चलो अब अगला है 5वां, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बार बार एक ही चीज समझ आ गई होगी अब तो अच्छी तरह से। इट मीन्स दैट द पार्टनर्स आर एजेंट्स एज वेल एज प्रिंसिपल्स फॉर ईच अदर। दोनों एक दूसरे के बिहाफ पे काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं, दोनों मतलब कम से कम 2 होने चाहिए ना, इसलिए मैं वर्ड 2 यूज कर रहा हूं। दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सारे पार्टनर्स फिर क्या हो गया? एक दूसरे के एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल्स भी हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एज ए एजेंट वो क्या करते हैं? सो एज ए एजेंट द पार्टनर रिप्रेजेंट्स अदर पार्टनर्स एंड देयर बाय बाइंड्स देम थ्रू हिज एक्ट्स एंड एज ए प्रिंसिपल ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, चलो अब हम इसको एक बार समराइज कर लें कि ये क्या चीज थी। हम बात कर रहे थे इसेंशियल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला क्या आ गया? 2 या 2 पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है बच्चों, और दूसरा पॉइंट क्या था? एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट था एक लीगल बिजनेस होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या था फीचर का? प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। और 5वां पॉइंट क्या है? बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि राइट्स क्या हैं? राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। राइट ऑफ द पार्टनर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि ये वीडियो का एक भी पेज, एक भी हेडिंग, एक भी सेंटेंस मिस मत करना, क्योंकि इन पहले 4-5 पेजेस
किसी भी बुक में आप इग्नोर करोगे तो आपके जो असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है जो, उसमें आपको दिक्कत आएगी, आपको एमसीक्यूज में भी दिक्कत आएगी बच्चों, ठीक है। राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर्स, right to inspect the books of accounts and have a copy of it, right to share the profit and losses and with others in the agreed ratio, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है, right to receive interest on loan given to the firm at agreed rate of, या तो agreed rate पे या 6% per annum, right to take decisions in the interest of the business, राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उनकी इजाजत के बिना नया पार्टनर नहीं आ सकता, सबकी इजाजत चाहिए, ये अधिकार है उनका। आफ्टर गिविंग नोटिस अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, नोटिस देने के बाद वो भाई साहब रिटायर हो सकते हैं, ये उनका राइट है, आप उनको जबरदस्ती बांध के नहीं रख सकते, ठीक है जी। और उसके लिए जो भी कानून या नियम बनाने हैं, कानून है तो पार्टनरशिप एक्ट है, नियम बनाना है तो एग्रीमेंट करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। तो आई डोंट थिंक कि किसी बच्चे को इसकी ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ी होगी कि राइट्स के बारे में क्या है। राइट्स है कि उनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार है बिजनेस में, उनसे पूछ के बिजनेस मैटर्स को आगे किया जाएगा। इंस्पेक्ट, वो अपनी बुक्स को, अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं जिसमें उन्होंने कैपिटल लगाई है, जिसके वो पार्टनर हैं। प्रॉफिट को शेयर करने का अधिकार है, लॉसेज भी शेयर करने का उसके पास, सबके पास अधिकार है, सबको एक दूसरे के साथ लॉसेज भी शेयर करेंगे। इफ़ एनी, इंटरेस्ट भी मिलेगा उनको, वो अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन भी ले सकते हैं। किसी नए पार्टनर को जब तक वो ना चाहें नहीं एडमिट हो सकता, और नोटिस देने के बाद वो रिटायर भी हो सकते हैं, ठीक है जी। ये राइट्स हैं। ओके जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? सो पार्टनरशिप डीड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट ईदर ओरल और रिटन, माइंड इट, ईदर रिटन और ओरल। ओरल मतलब मुंह जुबानी, मतलब बोल के, बिना लिखे, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल बात करके, और दूसरा रिटन, लिख के। बट इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। बेटा ये जो वर्ड पे मैंने फोकस किया, आपको इन पे फोकस करना है, क्योंकि आपको जो केस बेस्ड स्टडीज भी आ सकता है या स्टेटमेंट वाइज वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी आ सकता है कि उन्होंने एग्रीमेंट किया है और वो ओरल है, तो उस हिसाब से आपको अपना आंसर तैयार करना है। ओरल है तब भी एक वो वैलिड एग्रीमेंट माना जाता है, वो पार्टनरशिप डीड का पार्ट होता है। दिस रिटन डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड details the terms and conditions of the partnership. It is a legal document signed by all the partners and normally has clauses on the following. पहला है description of the partners, दूसरा description of the firm, तीसरा place, principal place of the business, nature of the business, commencement of the partnership, capital contribution, interest on capital कितना होगा, interest on drawing कितना चार्ज करेंगे फर्म उनसे, उनको देंगे और ये चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनसे चार्ज किया जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनको दिया जाता है, और प्रॉफिट शेयरिंग की रेशो क्या रहेगी, और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं किसी भी चीज़ पे। अगर यहाँ वो उनको लगता है कि वे उनको इसमें कुछ ऐड अलग से भी करना है तो इसमें भी कर सकता है। ये तो म्यूचुअली जो एग्रीड या जो प्रिंसिपली मेन चीज़ें हैं वो तो आती हैं, मैंने सिर्फ उसी के बारे में लिखा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स क्या होगा, फर्म के बारे में बात करी है, प्रिंसिपल प्लेस के बारे में, बिजनेस कैसा होगा, कब स्टार्ट करेंगे, कितनी कैपिटल लाएंगे, फर्म उनको कितना ब्याज देगी कैपिटल पे, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे कितना चार्ज किया जाएगा, उनसे कितना चार्ज किया जाएगा, फर्म उनसे चार्ज करेगी ना बेटा, ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह। उसके अलावा भी कुछ और है तो वह उसको ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो अब है कि इंपॉर्टेंस क्या है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, माइंड इट। सो पार्टनरशिप डीड इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, जो रिलेशनशिप दिखाता है पार्टनर्स का। It is an important to have a written partnership deed so that disputes do not arise. Disputes arise नहीं होंगे. In case they still arise, they can resolved on the basis of the partnership deed. ठीक है बच्चों? It is useful because, ये useful क्यों है? Because it governs the rights, duties and liabilities of each partner. And if any disputes arises among the partners are settled on the basis of the partnership deed.
तो वो उस डीड के हिसाब से सेटल कर ली जाएंगे। इट इज बीइंग अ रिटन एग्रीमेंट, क्योंकि ये एक रिटन एग्रीमेंट होगा। इफ द पार्टनरशिप डजंट एग्जिस्ट, अगर पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती ही नहीं है ही नहीं है, और वेयर इट एग्जिस्ट बट डजंट हैव एनी क्लॉज ऑन द पर्टिकुलर मैटर, द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट विल एप्लीकेबल। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इंपॉर्टेंस सबसे पहले यह है कि पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्लियर करती है। ये चीज़ समझ लगी, ताकि कोई भी अगर इंपॉर्टेंट होना है कि रिटर्न हो, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि रिटर्न होना चाहिए, ताकि कोई डिस्प्यूट अराइज ही ना हो। और यदि कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उस पार्टनरशिप जो कि रिटर्न है उसके बेसिस पे उसको सॉल्व किया जा सकता है। बिकॉज इसकी यूजफुल क्या है कि ताकि राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज सभी पार्टनर्स की पता चल सकें, और यदि कोई डिस्प्यूट आता है तो पार्टनर उसके बेसिस पे सेटल कर लेंगे, क्योंकि एक रिटर्न एग्रीमेंट है। और इफ द पार्टनरशिप है ही नहीं है, या कोई ऐसी क्लॉज के बारे में कोई क्लेश पड़ गया है या डिस्प्यूट अराइज हो गया है जो कि उन्होंने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी, पार्टनरशिप डीड है बट कोई मैटर उसके बारे में नहीं लिखा, तो उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। ओके बच्चे, चलो अब हम बात करते हैं, इज इट इसेंशियल टू हैव ए पार्टनरशिप डीड? क्या यह जरूरी है कि पार्टनरशिप डीड हो? यस, इट इज नॉट इसेंशियल, ये इसेंशियल नहीं है, बट इट इज डिजायरेबल। ये डिजायरेबल है कि पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। ये एडवाइस किया जाता है कि बना लो कि कल को कोई डिस्प्यूट हो तो कोई क्लेश ना पड़े, कोई दंगे फसाद वाली बात ना हो पार्टनर्स में आपस में। सो इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड or where it doesn't have any clause in respect of the following matters, the provisions of the Indian Partnership Act 1932 will be applicable। और matters क्या है और उसकी प्रोविजंस क्या है पार्टनरशिप की, एक एक करके मैं बताता हूँ। ये 6 पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनिए। हालांकि आपने किए हैं लेकिन हर बार आपको इसकी जरूरत पड़ती है। सबसे पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नो, इंटरेस्ट ऑन एडवांस ऑन लोन बाय पार्टनर 6% पर एनम, remuneration to the partners no, admission of the partners, new partner cannot be admitted unless they agree, means all partners जब तक एग्री नहीं होते तब तक नो न्यू पार्टनर, कोई नया पार्टनर नहीं आ सकता। ठीक है, सम अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, कुछ और भी प्रोविजंस हैं जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में होती हैं एप्लीकेबल। इफ द पार्टनर्स एग्री और ए माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप ओनली, मतलब सिर्फ प्रॉफिट के लिए। ठीक है, अ पर्सन मे बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ईदर विद द कंसेंट ऑफ all the existing partners, a person may be admitted as a partner with the consent of the existing partners। okay बच्चे, और इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, इसके हिसाब से ही वो एडमिट हो सकता है। और एक पार्टनर रिटायर कैसे हो सकता है? फ्रॉम ईदर विद द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, या दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट के साथ, या अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट, या फिर वही अपना एग्रीमेंट बना लो जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म अंडर द पार्टनरशिप एक्ट इज ऑप्शनल, माइंड इट इज एन ऑप्शनल, ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी। Unless otherwise agreed by the partners in the partnership deed, a firm is dissolved on the death of a partner। फर्म पार्टनर की डेथ पे डिसॉल्व मान ली जाती है। ठीक है, द पार्टनरशिप में चेंज द पार्टनरशिप डीड टू इंक्लूड और चेंज एनी ऑफ द क्लॉजेज ऑफ द पार्टनरशिप डीड एंड व्हेन कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट बाय देम। तो पार्टनरशिप डीड में चेंज किया जा सकता है जब वो उन्हें लगे कि ये अब एप्रोप्रिएट टाइम है इसको चेंज करने का। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है लायबिलिटीज। पर बच्चों लायबिलिटीज से पहले मैं एक बार दोबारा पिछले पेज पे आना चाहूंगा, क्योंकि ये पेज पे जो हमने प्रोविजंस लिखी हैं एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये थ्योरेटिकली पोर्शन नहीं है, सिर्फ ये जो सामने 6 पॉइंट्स आप देख रहे हो ये थ्योरेटिकली पॉइंट्स नहीं है, थ्योरेटिकल पॉइंट्स नहीं है। ये इस पे बेसिस पे ही आगे सारे चैप्टर पे आपके क्वेश्चंस होते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व करोगे, 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे सॉल्व करोगे, अपना 3 या 4 नंबर का जो क्वेश्चन आपको आएगा वो इससे सॉल्व करोगे। अपना पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड इसमें आपको चीजें आ सकती हैं, उससे रिलेटेड कोई चीज इसमें जब रेशो नहीं गिवन होती तब फिर आपको याद रखना पड़ता है कि ये इक्वल ली थी। आपकी गारंटी के क्वेश्चन में ऐसी चीजें आ सकती हैं। जब आप
P&L एप्रोप्रिएशन की जर्नल एंट्रीज करोगे तब आपको इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए रेट की आवश्यकता यहां से पड़ सकती है। तो इसलिए इस पॉइंट को, इस पेज को, स्क्रीन पे ये जो 6 पॉइंट आपके सामने आ रहे हैं इसको इग्नोर ना करिए, ठीक है बच्चे। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स की तरफ। इफ अ पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या है? इफ अ पार्टनर कैरी ऑन बिजनेस इन कंपटीशन विद द फर्म, मतलब अगर फर्म का काम कपड़े की दुकान का है और पार्टनर इंडिविजुअली भी कपड़े की दुकान ही खोल के रखी हुई है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर्स की रजामंदी के बिना, एंड अर्न प्रॉफिट, और उसमें प्रॉफिट कमा रहा है, फ्रॉम इट द प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पे टू द फर्म, तो उसको प्रॉफिट फर्म में लाना पड़ेगा। हाउएवर अगर कोई लॉसेज होते हैं इफ एनी, तो वो उसको अकेले को ही बियर करने हैं, ठीक है बच्चे। तो उसको लॉसेज वो अकेले ही बियर करने हैं, किसी के साथ नहीं। लॉसेज के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा, बट प्रॉफिट अगर कमा रहा है दूसरों की जानकारी के बिना तो वो उसको फर्म में लाना पड़ेगा। इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन, द प्रॉफिट सो अर्न शैल बी पे टू द फर्म, तब वो किसको पे कर दिया जाएगा? फर्म को पे कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अ पार्टनर गेट्स कमीशन फ्रॉम द बायर ऑफ गुड्स ऑन गुड्स सोल्ड बाय द फर्म, द कमीशन सो अर्न शैल बी पेड टू द फर्म, तब इस तरीके की जो कमीशन है उसको फर्म में बाकी सभी पार्टनर्स के साथ बांटनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है जी। ये सारा थ्योरेटिकली पहले 5 पे, जो कि जनरली 95% बच्चे इसको इग्नोर कर जाते हैं कि शायद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बट इसको मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया एंड आई एम एडवाइजिंग नॉट टू मिस एनीथिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। इसके बाद कल से हम जो वो प्रैक्टिकल पोर्शन, मतलब नई नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है वो बताऊंगा, क्योंकि थाउजेंड्स एंड ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी गिवन, thousands of the enormous number of large number of questions can be there, but उसको सॉल्व करने की आपको टेक्निक पे फोकस करना है, ठीक है। आप पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने बैठ जाते हो, वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आपको किस पे करना है? फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो यू ऑल विल फोकस ऑन द technique to solve the practical problems, जिसमें जर्नल एंट्री सबसे बड़ा आपके लिए दिक्कत वाला काम है, ठीक है, एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए और अपनी रिवीजन करते रहिए, और अपना कोर्स, अगर आपका कोई भी चीज़ छूटी हुई है तो घबराइए नहीं, मैं सारा कोर्स आपका पूरा दोबारा करा दूंगा। बस आप इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए। विशिंग यू गुड लक एंड हैप्पी लर्निंग।